सिंपल पेंडुलम में कल लास्ट जो हमने किया था उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था, क्या आया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे l मतलब क्या होता था, l मतलब क्या होता था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से वो बॉब बांधा हुआ है, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। अच्छा मुझे बताना, ये जो भी टाइम पीरियड आया ये इस बात पे डिपेंड करता है कि पेंडुलम का मास कितना है? नहीं करता, चाहे हल्का पेंडुलम लगाओ या भारी पेंडुलम लगाओ, टाइम पीरियड इतना ही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अच्छा ये जो l है ना, इसको और क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जैसे मान लो ये मैंने ऐसे करके इससे बॉब अटैच कर दिया, हकीकत बात क्या है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो इतनी सी है यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है, लेकिन जब ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो एक्चुअली हमें देखना होता है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने रेडियस के सर्कल में ऑसिलेट कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे को एल, इस फॉर्मूले में एल ये नहीं लेनी, सिर्फ ये पूरी लेनी है यहां तक, सेंटर तक, एल प्लस आर, आर मतलब रेडियस ऑफ दिस बॉब। बात समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट होता है जहां से इस पूरे सिस्टम को सस्पेंड कर दिया गया है, लटका दिया गया है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? और जो पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, कि भाई ये ऑसिलेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के बहुत अच्छे से सोचा जाए तो इसके टाइम पीरियड में क्या लिखना चाहिए, 2 पाई अंडर रूट, अगर मैं इसको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को एल नॉट बोल रहा हूं, और इसको अगर मैं यहां तक की लेंथ हो गई एल नॉट, ये हो गई स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एल नॉट प्लस स्मॉल आर बाई। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट करो फटाफट से। एक बार एक एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया है, क्या ये क्या किया है, एक सिंपल पेंडुलम जो है ना उसके बॉब के अंदर, उसके बॉब के अंदर पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी, पूरे में पानी भर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी भरने के बाद इसमें एक छेद और कर दिया। क्या कर दिया? अब इस छेद में से जैसे जैसे ये ऑसिलेट करेगा पेंडुलम इधर से इधर, ये छेद में से पानी और टपकता रहेगा, टपकता रहेगा नहीं करेगा। तो आपसे पूछा गया ये पेंडुलम मान लो ऐसे करके स्टार्ट कर दिया, पहले पूरा भर के t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर दिया। अब पूछा गया इसके टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, मतलब कि ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज देन डिक्रीज, मतलब पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, या फिर डिक्रीज देन इंक्रीज। दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है कि पहले बढ़े फिर घटे, या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है, पहले घटे फिर बढ़े। अब ध्यान सुनना, तुमने फॉर्मूला पढ़ा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल नॉट प्लस आर बाई जी। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब क्या है, धीरे धीरे करके समझना, हो क्या रहा है कि जैसे जैसे पानी इसमें से खलने लग जाएगा, जैसे ये बोला सेंटर ऑफ मास नीचे जाने लग जाएगा, और सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा तो क्या होगा, पहले हम सेंटर ऑफ मास ऐसे ही मान रहे थे, इससे नीचे जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो कुल मिला के ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी है बढ़ रही है, और ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड पहले तो इंक्रीज होगा। क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, समय के साथ साथ एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये पूरा के पूरा पानी इसमें से निकल लेगा, और जैसे ही पूरा पानी इसमें से निकल लेगा तो ये स्फीयर खाली हो जाएगा, और खाली स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, सेंटर पे। मतलब कि अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके सेंटर मास नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर फाइनली एकदम से जब पूरा पानी खल जाएगा तो सेंटर मास फिर से सेंटर पे आ जाएगा। मतलब टाइम पीरियड पहले इंक्रीज हुआ, देन अरे जैसे ही फिर दोबारा इस जगह पे आएगा तो पुराना वाला टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऑप्शन ए हो, छापो। अब देखो आगे अपने को पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव, कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनना। ऐसा समझ लो तुम्हारे पास वही सिंपल पेंडुलम है, तुमने क्या करा, जब इस पे आप और कोई फोर्स नहीं लगाते अलग से एक्सटर्नल, नीचे एम नहीं लगता है, ऊपर टेंशन लगता है, तो सिंपली ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है नहीं होती। अब मान लो मैंने क्या किया, इसी सिंपल पेंडुलम के बॉब पर एक और एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा दिया। क्या लगा दिया? अब ध्यान सुनना, इस पे कौन कौन सा फोर्स, ये एफ लग रहा है, ये स्ट्रिंग का टेंशन लग रहा है, और ये नीचे। अब मुझे बताना, मान लेते हैं एंगल हो गया थीटा नॉट, ठीक है। अब होगा क्या, ये टेंशन का इधर वाला कंपोनेंट है कुछ, क्या टी, यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा नॉट, तो हो जाएगा टी साइन थीटा नॉट। क्या हो जाएगा? और ये वाला क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा नॉट। अब मुझे बताना इस टी कॉस थीटा नॉट को एम जी बैलेंस कर देगा, और टी साइन थीटा नॉट को एफ।
मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले इसकी यहां पर आती थी, अब वो कहां पे आएगी, किसी एंगल थीटा नॉट पे। मेरी बात समझ में आ रही है? और जब इसको हम यहां से डिस्प्लेस कराएंगे, थोड़ा सा एंगल देकर छोड़ देंगे, तो क्या होगा, इसी पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपसे ना पहले तो यही पूछ लेगा कि इक्विलिब्रियम के लिए ये एंगल कितना है, थीटा नॉट। तो उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? ये दोनों इक्वेशन है तुम्हारे पास, टी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू एफ। बात समझ में आ रही है? आपको कैलकुलेट करना है थीटा नॉट, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू एफ अपॉन, तो थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी इससे टेन इनवर्स एफ अपॉन एम जी। हाँ, एफ लगा के रख रखा है, ठीक है, ऐसे नहीं लगा के छोड़ दिया, वो अलग बात है बात की। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक और चीज बताओ, जब ऐसा हो रहा है, अब तक क्या करते थे हम लोग, टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपली लिख देते टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। उसमें हमने कल देखा था कि जो उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा था, वो कौन लगा रहा था, एम जी साइन थीटा लगा रहा था, नहीं लगा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली टेंशन इस पर कोई टॉर्क लगा रही है क्या? सोच, अगर खाली टेंशन लगे तो ये घूमेगा, नहीं घूमेगा। खाली एम जी लगे तो ये घूमेगा, खाली एम जी लगे, सोच लो, तो फिर नीचे ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन ध्यान सुनना, ये ऐसे स्ट्रिंग से बना हुआ है और मैं इस एम जी के दो कंपोनेंट कर दूं, एक ऐसे और एक ये वाला, कौन सा, एम जी कॉस थीटा नॉट, और ये वाला एम जी, तो एम जी साइन थीटा नॉट इसको घुमा देगा ना, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ ऐसे ही ये जो एफ फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ये ऐसे लगता रही है, ऐसे स्ट्रिंग से बना हुआ है, तो ऐसे घूमने लग जाएगा, मतलब ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करा रहा है, नहीं करा रहा है। तो हमें क्या करना है ना, दो चीजें कंसिडर करनी है, एक तो ये वाले फोर्स का एक कंपोनेंट आ रहा है टॉर्क में, एक ये वाले फोर्स का एक कंपोनेंट आ रहा है टॉर्क में, आ रहा है नहीं आ रहा। तो सिंपली आप क्या लिखोगे ना, कि ऐसा मान लो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन लगता है जी, कितना लगता है जी, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एक्सेलरेशन आ रहा है इस फोर्स की वजह से, आ रहा है नहीं आ रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम, और जो नेट जी इफेक्टिव होगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस टू एक्सेलरेशंस, होगा या नहीं होगा? तो मैं बताओ जी इफेक्टिव को ऐसे लिख सकता हूं, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की जगह पूरा आएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अपॉन, मेरी बात समझ में आ रही है? अब बार बार अबे दिमाग में एकदम सेट कर लेना, एक तो जी लगाना है, दूसरा जो भी फोर्स लग रहा हो उसका मास से डिवाइड करके वो दूसरा एक्सेलरेशन होगा, इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट ही जी इफेक्टिव है, इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट ही, और जो फॉर्मूले में जहां पर जी आता था वहां पर जी इफेक्टिव पुट कर देना। बार बार मैं अभी काफी सारी तुम्हें सिचुएशन कराऊंगा, अभी तो कॉन्सेप्ट बता दिए खाली, कई सारी ऐसी सिचुएशन कराऊंगा, और उसमें क्या होगा, बार बार ये जो एफ फोर्स होगा ये चेंज होगा, कभी किसी और वजह से लग रहा होगा, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, बस उसे चेंज करते जाएंगे, नए नए केस बनते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पर ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद यही रखना है, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, और ये देख लेना जी इफेक्टिव ऐसे कैलकुलेट करना। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है, छाप। देखो इसमें ना जी इफेक्टिव का पहला एप्लीकेशन देखो, पहला एप्लीकेशन क्या है, पेंडुलम इन अ लिफ्ट, पेंडुलम इन अ, एक लिफ्ट के अंदर पेंडुलम को लेके जा रहे हैं। अब इसमें भी सब केसेस बनेंगे। सबसे पहला केस कैसा है कि मान लो आपके पास ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर एक हमने सिंपल पेंडुलम टांग दिया, अभी स्प्रिंग वाला टंग जाता, एक सिंपल पेंडुलम टांग दिया, और ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खास बात क्या है ना, ये जो लिफ्ट है ये पूरी की पूरी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट इज असेंडिंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए। अब क्या होगा, ये मास m है इसका, तुम्हें पता है एक इस पे नॉर्मली फोर्स mg तो लगी रहा है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रही है वो भी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या मतलब था, एक तो mg वाले फोर्स से उसकी वजह से g आएगा एक्सेलरेशन, और एक दूसरा वाला फोर्स एक, अब ध्यान सुनना, इस वाले में कौन सा दूसरा फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन a है लिफ्ट का ऊपर की तरफ, तो क्या होगा कि अगर हम लिफ्ट में बैठकर देखें तो इस बॉब पर एक सूडो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सूडो फोर्स का फॉर्मूला मास ऑफ ब्लॉक या फिर मास ऑफ बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ऐसा होगा या नहीं होगा? मतलब कि इस वाले पर एक नीचे की तरफ फोर्स ma और लगने लग जाएगा, लगने लग जाएगा या नहीं? तो इसके एक्सेलरेशन कौन कौन से हो गए, ध्यान से देखना, एक तो ऐसे g और इसी डायरेक्शन में a, इसी डायरेक्शन में, तो कुल मिला के जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g प्लस ए,
नहीं आ रही बात समझ में? बोलो। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, बात समझ में आ गई? सिंपल ही तो है, सिंपल ही देखा, ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, जी की जगह जी प्लस ए आ गया, बस हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताना, कुल मिला के नीचे वाला पार्ट बढ़ गया, नीचे वाला पार्ट बढ़ गया तो टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड इज डिक्रीज्ड, टी इज डिक्रीज्ड। और जब टी डिक्रीज हो गया है, मतलब कि जो ऑसिलेशन पहले ये मान लो 5 सेकंड में कर रहा था, अब ये 3 सेकंड में ही कर देगा, मतलब कि पेंडुलम स्लो हुआ या फास्ट? फास्ट हो गया है ना, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा तो कम टाइम में काम हो रहा है, तो पेंडुलम इज फास्ट, पेंडुलम इज नाउ ऑसिलेटिंग फास्टर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ऐसे ही इसका दूसरा केस क्या बनेगा बताओ, लिफ्ट डिसेंड कर रही हो ए एक्सेलरेशन से ही, मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक बार ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। अच्छा, लिफ्ट ऐसे ऐसे चलती है क्या? तो उसकी एक कार बोल देंगे, कॉन्सेप्ट यही लगना है बस। बात समझ में? कैसे? हाँ, स्प्रिंग के केस में सूडो फोर्स आएगा, करेंगे टाइम पीरियड वगैरह निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे क्या है, जैसे नीचे लेके जाएंगे तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही हो ए एक्सेलरेशन, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब एम जी लग रहा है ऐसे और एम ए लग रहा है ऐसे, तो जी इफेक्टिव कुल मिला कितना हो जाएगा, जी माइनस ए। बात समझ में आ रही है? तो जी माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे फाइनली। तो ऐसा कर दूं मैं, ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए, ये वही सिंपल पेंडुलम एम जी ऐसे, एम ए ऐसे, टेंशन वेंशन लगी रहा है पर टेंशन कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए। अच्छा, जब ऐसा हो गया तो नीचे वाला पार्ट घट गया, नीचे वाला पार्ट घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसका मतलब पेंडुलम कैसा हो जाएगा, स्लो या फास्ट? स्लो। ठीक है, तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, सो पेंडुलम oscillates slower। ठीक है, अच्छा अब अगला केस क्या होगा, अगला केस ये है कि लिफ्ट इज मूविंग, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? अगर ऊपर या नीचे जाए लिफ्ट, लेकिन कैसी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन आएगा क्या, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, उस पर जो फोर्सेस पहले लग रहे थे mg और टेंशन, सिर्फ और सिर्फ वही लगेंगे, नया कोई एक्सेलरेशन नहीं आया, तो जी इफेक्टिव जी के बराबर होगा, तो टाइम पीरियड वही रहेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई, मतलब नो इफेक्ट, नो चेंज इन टाइम पीरियड। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इससे अगला केस देखेंगे हम लोग, पेंडुलम इन अ हॉरिजॉन्टली मूविंग कार, कार होगी, एक्सेलरेशन ए होगा, उसके साथ मूव कराएंगे। ठीक है, सुनो अब अगला क्या है, पेंडुलम इन हॉरिजॉन्टली मूविंग कार। हॉरिजॉन्टली मूविंग कार के अंदर है, ठीक है, तो क्या होगा, ये बनाई कार, तो कार है या बस है, कुछ भी नहीं लग रही पर ठीक है चलेगा अपना, एक्सेलरेशन ए हो गया, और जो अपना सिंपल पेंडुलम है क्या है, मुझे बताना, उसकी मीन पोजीशन जो पहले यहां पर हुआ करती थी, इसकी मीन पोजीशन जो पहले यहां पर हुआ करती थी, अब वो इधर की तरफ होगी, क्योंकि सूडो फोर्स पीछे लगेगा हमें, जिसकी वजह से ये किसी एंगल थीटा नॉट पर आकर यहाँ पर रेस्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। फिर हम इसको अगर इसकी ये वाली मीन पोजीशन से थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो इस पे वापस रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, और ये अपनी इसी पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 करके ऑसिलेट करने लग जाएगा। अगर ज्यादा मान लो कि ये एंगल थीटा नॉट से ज्यादा हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट, तो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, पर इसको अब इस वाली मीन पोजीशन से मतलब है, इससे कोई लेना देना, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, बाहर में टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सिंपली फोर्सेस लिख लो, नीचे की तरफ बॉब पे mg लग रहा है और इधर की तरफ कौन सा लग रहा है, ma,
तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा g और इसकी वजह से, तो g इफेक्टिव लगेगा ऐसे, और g इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस, ये दो रूट देख के कंफ्यूजन हो जाए ना, समझ में आ रही है बात। अभी कुछ नहीं, पेपर में भी आता है ना, कोई सॉल्व नहीं कराने बैठ रहा, कोई सॉल्व नहीं, ऐसी सिंपल आता है, तुम्हें एक्सेलरेशन वगैरह दे देंगे, बस 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, लिख दो जो कुछ है, और आ जाए तो क्या है, फिर कैलकुलेशन ऐसी देंगे जो इजी हो। कर आगे करते हैं, अपने पास थर्ड है ना, पेंडुलम इन अ कार ऑन अ सर्कुलर टर्न। अब की बार क्या है ना, तुम्हारे पास जो कार है वो हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही, वही कैसे करके सर्कुलर टर्न पे है, ऐसे करके मुड़ेगी, देखो बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सर्कुलर टर्न है, ये रोड बना दी, ठीक है, ये रेडियस आ रहे, हाँ बोल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना। अगर मैं इसी के फ्रेम में देखूं, क्योंकि पेंडुलम तो इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे इसकी छत से टांग दिया है, तो उस पे क्या होगा ना, इस पेंडुलम के बॉब पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, सर्कल की रेडियस से अवे लगा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मान लेते हैं कार वी वेलोसिटी से ऐसे करके घूम रही थी, ये आर रेडियस हो गई सर्कल की, यहां से लेकर यहां तक जहां पर ये पेंडुलम का ये जो भी कुछ है, हाँ वी कांस्टेंट है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बात समझ में आ रही है। और कौन सा लग रहा है इस पे, एम जी तो लग ही रहा है, और टेंशन लग रही है, लेकिन टेंशन कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रही। बात समझ में आ रही है। तो जी इफेक्टिव लिखते टाइम इन दोनों से मतलब है या नहीं है। तो एक एक्सेलरेशन तो इधर हो गया वी स्क्वायर बाई आर, और एक एक्सेलरेशन इधर हो गया कितना जी, तो जी इफेक्टिव कुछ ऐसे होगा या नहीं होगा। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस वी की पावर 4 अपॉन, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी की पावर 4 अपॉन एच। थोड़ी ना ये सारे फॉर्मूले रटने, मैं तो खाली तरीका बता रहा हूं तुम्हें, इलस्ट्रेशन से, हेडिंग नहीं है। बात समझ में आ रही है, छापो। तो अब क्या अपने पास कौन सा नंबर है, 3 करे 4, 3 कर लिए, चौथा देखो, पेंडुलम इनसाइड अ लिक्विड, पेंडुलम इनसाइड अ लिक्विड, एक पूरे लिक्विड के अंदर पेंडुलम को पूरा पूरा इमर्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया गया है, ऐसा समझ लो कि इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रहो कितनी, इसके अंदर वही अपना सिंपल पेंडुलम टांग दिया, ऑसिलेट करेगा, करेगा या नहीं करेगा। अच्छा वैसे ऐसे ही बताना अपने मन से, तुम्हें क्या लगता है अब धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा या जल्दी जल्दी, धीरे धीरे करेगा ना, अंदर से फील आती कुछ, चलो ठीक है, इंसान ही टेंशन ऐसे लगेगी, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा दूसरी बात क्या है कि इसका वॉल्यूम मान लेते हैं वी कितना, और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो। अच्छा तुम्हें पता है इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, और वेट क्या लिख देंगे इसका वी सिग्मा जी, और बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा लिक्विड की वजह से, वो कितना हो जाएगा वी रो। बात समझ में आ रही है। अच्छा यही दोनों फोर्स हैं जिनके कंपोनेंट टॉर्क लगाने वाले हैं, तो हमें इन दोनों की मदद से जी इफेक्टिव निकालना है, लगाना नहीं। तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है वी सिग्मा जी, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, तो कुल मिला के अगर हम एक्सेलरेशन से लगे, इस वाली फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कितना आएगा वी सिग्मा, और इसकी वजह से वी रो। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के जो मैं जी इफेक्टिव लिखूंगा, जी इफेक्टिव लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, वी सिग्मा माइनस वी रो। अरे सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जी उड़ा दिया उसमें से, ऐसे करना है ना, वी सिग्मा जी अपॉन एम, और इधर वी रो जी अपॉन एम, मास से डिवाइड करोगे ना एक्सेलरेशन निकालना है तो। नहीं आ रही बात समझ में। तो एम क्या है, मास क्या है इसका वी सिग्मा, है या नहीं है, तो इस पर ऐसे लिख सकते हैं वी सिग्मा जी अपॉन वी सिग्मा, और यहाँ क्या हो जाएगा वी रो जी एम, एम की जगह वी सिग्मा,
V से V गया और यहाँ पे V सिग्मा से V सिग्मा गया, तो ये क्या आ जाएगा, रो जी बाई सिग्मा, और ये क्या आ जाएगा, G। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के G फैक्टर क्या लिखेंगे, G माइनस रो G अपॉन सिग्मा। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, G इंटू में 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इंटू 1 माइनस रो अपॉन। ठीक है, अगर करना ही है ना तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? और अगर तुम, अच्छा अब कंफ्यूजन क्या हो सकता है तुम्हें, खाली ये हो सकता है कि रो को ऊपर रखना है या सिग्मा को, यही तो कंफ्यूजन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। जिसकी, अबे सिंपल करना, तुम एक बार करके देखना, क्योंकि अगर जैसे ही तुम उल्टा करोगे ना, तो जैसे तुमने क्या करना ना, रो की वैल्यू सिग्मा से ऐसा है सिंपल, जब इसके अंदर डूबा हुआ है तो तुम्हें पता है कि लिक्विड की डेंसिटी कम है और इसके बॉब की डेंसिटी ज्यादा है, तभी डूबा हुआ है। मतलब कि इस फॉर्मूले में सिग्मा की वैल्यू जी से बड़ी है, सिग्मा की वैल्यू जी से, सिग्मा की वैल्यू रो से बड़ी है, सॉरी। ऐसा है तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट कुछ आएगी, तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, सही है। लेकिन जैसे ही अगर तुम उल्टा कर दोगे तो 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव आ जाएगा, अपने आप ही आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? छापो छापो। पांचवा आएगा, पांचवा, पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ध्यान से, तुमने क्या किया ना, तुम्हारे पास नॉर्मली सिंपल पेंडुलम होता ही है, उसको पहले ऐसे ही छोड़ रखा था मस्त, अपनी मीन पोजीशन पे था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई दिक्कत नहीं इसको। पर इसके लिए दुख एक ही था कि चार्ज है, कैसा है, इस पे चार्ज क्यू है, इसका मास एम है, और एकदम से कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी गई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको क्रॉस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज पे उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले जो ऐसी थी वो अब ऐसी हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है क्यू ई, इधर की तरफ लग रहा है, और टेंशन तो लगी रही है। बात समझ में आ रही है? क्यू ई का एक कंपोनेंट होगा जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एम जी का एक कंपोनेंट होगा जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, करेगा या नहीं करेगा? कुल मिला के जी इफेक्टिव इन दोनों की मदद से लिखना है, लिखना है नहीं लिखना? इधर की तरफ लग रहा था क्यू ई, इधर की तरफ लग रहा था एम जी, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा एम जी बाई एम, यानी कि जी, इसकी वजह से आएगा क्यू ई बाई एम। जी इफेक्टिव कुछ ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन टी। बात समझ में आ गई ना? इस इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो ही गई। कभी कोई पूछ ले कि इक्विलिब्रियम पे ये एंगल कितना होगा, थीटा नॉट, तो उसका बताइए था स्टार्टिंग में क्या आया था, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी आया था, आया था नहीं आया था? तो वैसे ही तो होगा सब कुछ इसमें भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा नॉट इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। ठीक, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा मुझे बताना है ऐसे ही, अगर यही पूरा सेटअप हमने क्या किया, ऐसे एक सिंपल पेंडुलम लेके गए और सिंपल पेंडुलम को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में घुसा दिया। ये कैपेसिटर की प्लेट्स, एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और यहां से इस पेंडुलम को ऐसे ऐसे करके लटका दिया। सबसे पहले तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ही चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आकर हो जाएगा, और फिर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा छेड़ दिया तो ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन करेगा। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई इस डायरेक्शन में लगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कितनी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन, होगी या नहीं होगी? तो जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ये ई स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी सब ऐसे ही। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? सुनो, कभी तुमने वो देखी है पेंडुलम वाली घड़ी, उसमें क्या होता है कि जैसे ही एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी पे एक्सट्रीम पे जाता है तुरंत 1 सेकंड आगे हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती? फिर अगली, फिर वापस एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जाएगा टर्न, फिर दोबारा 1 और सेकंड आगे बढ़ जाएगा घड़ी में। होता है नहीं होता है ऐसा? अबे कभी देखी है? ठीक है, हाँ। तो कुल मिला के मुझे बताना कि अगर ऐसा हो रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पे गया 1 सेकंड, दूसरी एक्सट्रीम से फिर पुरानी वाली एक्सट्रीम पे गया दूसरी 1 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया ना टाइम पीरियड। तो नहीं आ रही बात समझ में? तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोलते हैं?
सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, whose टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। अलग है ये तो, जी फैक्टिव का कुछ नहीं करना है इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, बस इतना ही मेरे को थोड़ा सा बताना था। कभी नाम से ऐसा आता है कि सेकंड पेंडुलम है तो उससे समझ जाना कि उसका टाइम पीरियड कितना लेना है 2 सेकंड। बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे बताओ, वैसे जो तुम ऐसे देखते हो बाजार में घड़ियां बिकती हैं, तो वास्तव में ऐसा है क्या? तुम सोचो, अगर तुम्हें टाइम पीरियड 2 सेकंड चाहिए, अपन तो कैलकुलेशन करके देखते हैं किससे, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से। तू बताइए, मेरे को टाइम पीरियड पता है, तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन क्या है? अननोन, लो जी की वैल्यू नहीं पता, जी अननोन है, एल अननोन है ना। तो 2 = 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 से 2 गया है ना, इधर उधर भेज के स्क्वायर स्क्वायर करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/पाई² इज इक्वल टू एल अपॉन जी। जी को इधर भेज दिया, ये एल, ठीक है। अच्छा जी की वैल्यू अपन लोग 9.8 और पाई स्क्वायर यानी कि 3.14 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो कुल मिला के लेंथ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आएगी, आएगी नहीं आएगी? 1 मीटर का भी है थोड़ा बहुत, कभी वो देखा दर्जी वाला स्केल देगा 1 मीटर, इतना लंबा तो होता है कम से कम। तो मुझे बताना, कभी मार्केट में ऐसे देखे हैं ऐसे पेंडुलम जिनकी इतने बड़े बड़े पेंडुलम लटके हुए होते हैं, जिसमें मतलब क्या है, वो पीछे वो मशीन लगी हुई है खाली दिखावे के, बेवकूफ बना रहे तुम्हें। समझ में आ रही बात? अभी तुम्हारे आसपास मार्केट में है ही नहीं, असली नहीं है। हाँ बाकी घर पे कर सकते हैं ऐसा, कि ऐसे बड़ा सा धागा लो, कुछ है थोड़ी ना, एक बॉल लो, उसमें से हुक सा बांध के छेद करके बांध दो उसे, और ऐसे लटका के देख लो। 1 मीटर नाप लेना पहले, उसे स्केल से किसी भी चीज से नाप लेना, तो उसे टाइम पीरियड मेजर करोगे कैसे? एक जगह से छोड़ना, तुम्हारा मन है कितनी ऊंचाई तक लेके जाओ, एक जगह से छोड़ना, स्टॉप वॉच मोबाइल में तो होती है, उसे देख लेना यहाँ से यहाँ तक आएगा, 2 सेकंड लगेगा। अच्छा उसी ऐसी तो तुम्हें 10th वेंथ में एक्सपेरिमेंट नहीं कराए जाते? उसमें क्या करते हैं, ऐसी स्टॉप वॉच वगैरह दे देते हैं और फिर बोलते हैं कि जी की वैल्यू कैलकुलेट करो। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करो? तो एक्सपेरिमेंटल मेथड है जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेंथ तुम्हें पता होगा, तुमने बांधा है सब कुछ, टाइम पीरियड तुम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करते जा रहे हो। ऐसे बहुत सारी रीडिंग लेते हैं, सब में जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। एग्जैक्ट 9.8 तो आनी नहीं है, वो बना दो अलग बात है, तो किसी में 9.7 किसी में 9.9, तो सारी रीडिंग का एवरेज ले लेते हैं, जो आंसर आता है वो सही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है।